हेलो दोस्तों, जीएस भाई सुरेंद्र सर की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने साइमन कमीशन को पढ़ा था। तो साइमन कमीशन के बाद ही नेहरू रिपोर्ट आती है। अब हमें यह देखना है कि नेहरू रिपोर्ट जो 10 अगस्त 1928 को पेश की गई, ये नेहरू रिपोर्ट क्या है, क्यों पेश की गई नेहरू रिपोर्ट। तो आइए देखा जाए। साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में भारत आया था। इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में मैंने साइमन कमीशन को पढ़ाया है। इससे पहली जो वीडियो है उसमें साइमन कमीशन पढ़ाया गया है। मेरा ये सुझाव है कि जो लोग साइमन कमीशन नहीं देखे हैं वो अगली वाली वीडियो देख लें। जब साइमन कमीशन देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट अपने आप समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ था। पूरे भारत में साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ और जब ज्यादा विरोध होने लगा तो भारत सचिव बर्केनहेड, इस समय भारत सचिव थे बर्केनहेड, भारत सचिव बर्केनहेड, इन्होंने भारतीयों को चुनौती दिया कि अगर किसी भारतीय में दम है तो भारत के संविधान का स्ट्रक्चर बना दे, खाका खींच करके दिखा दे। क्योंकि साइमन कमीशन भारत में संविधान बनाने आया था और सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे। यही कारण है कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन के विरोध जब ज्यादा होने लगे तो भारत सचिव बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया कि अगर किसी भारतीय में दम है तो भारत के संविधान का स्ट्रक्चर बनाए। और इस चुनौती को स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार किया। बर्केनहेड ये इस समय भारत सचिव थे और चुनौती को स्वीकार करने के बाद एक 10 सदस्यीय कमीशन या आयोग का गठन किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को प्रस्तुत कर दिया कि ये देखिए हम लोग बना दिए, भारत के संविधान का खाका स्ट्रक्चर तैयार है, संविधान में क्या क्या बातें होनी चाहिए वो सारी चीजें हम लोग तैयार कर दिए हैं। और 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को पेश किया। तो इसीलिए इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के सदस्य कौन कौन से हैं और नेहरू रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा बनाए गए खाके में कौन कौन सी बातें थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के सदस्य। ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ये अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे इस नेहरू रिपोर्ट के, जो कांग्रेस पार्टी के थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से थे, सदस्य रहे। क्योंकि एक अध्यक्ष, बाकी सभी सदस्य आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू सचिव हैं, बाकी सब सदस्य हैं।
तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त नेहरू रिपोर्ट में कुल 10 सदस्य थे। कहने का मतलब अध्यक्ष को छोड़ करके 10 अन्य सदस्य थे। अब वो सदस्य कौन कौन लोग थे, किन किन पार्टी से उनका संबंध था, ये बातें यहां लिखी हुई हैं। देखिएगा, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू सचिव कांग्रेस पार्टी से, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से, सर अली इमाम मुस्लिम लीग पार्टी, सुआब कुरैशी मुस्लिम लीग पार्टी, एम एस अणे हिंदू महासभा, एम आर जयकर हिंदू महासभा, जी आर प्रधान हरिजन संघ से, सरदार मंगल सिंह सिख समुदाय से, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी दल से, एम एन जोशी श्रमिक संघ से। तो ये 10 सदस्य रहे। अब परीक्षा की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा निम्न में से कौन नेहरू रिपोर्ट का सदस्य था, कौन नहीं था, ऐसा विकल्प दे सकता है। तो नेहरू रिपोर्ट के 10 सदस्य देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और इनके अतिरिक्त 10 सदस्य। अब नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें थी, तो नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातें देख लिया जाए। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातें, तो नेहरू रिपोर्ट की जो प्रमुख बातों में पहली बात है औपनिवेशिक स्वराज्य। औपनिवेशिक स्वराज्य। तो नेहरू रिपोर्ट में पहली बात जो बताई गई, कहा गया कि जो भारत का संविधान बनेगा वो औपनिवेशिक स्वराज्य के तहत होगा। कहने का मतलब कि आप लोग विदेशी सत्ता देखो, लेकिन हम अपने अंदर हमको स्वतंत्र करो। यही है औपनिवेशिक स्वराज्य, यानी ऊपर किसी की सत्ता हो, उसके नीचे हम स्वतंत्र हो। तो जैसे विदेशी मामले, रक्षा मामले, ये सब अंग्रेज देखेंगे, बाकी अपने अंदर जो हम लोग रहेंगे वो स्वतंत्रता के रूप में या स्वतंत्र रूप से हम शासन का संचालन करेंगे। दूसरी बात जो नेहरू रिपोर्ट की है, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। अगली बात है केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन कहने का मतलब केंद्र में, अब आप केंद्र क्या होता है तो आज आप जान लीजिए। केंद्र मतलब और राज्य। तो केंद्र का मतलब अगर हम आपको आज की भाषा में समझाएं तो जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी, और राज्य का मतलब योगी जी। तो उस समय जो केंद्र की बात हुई, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन चाहिए, यानी भारतीयों का केंद्र में पूरी तरीके से कब्जा होना चाहिए। भारतीय पूरी तरीके से सरकार चलाएंगे केंद्र में, ऐसा नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। अब तीसरी बात नेहरू रिपोर्ट की क्या है?
सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की तुरंत स्थापना किया जाए। तो तीन बात आप लोग देखे, औपनिवेशिक स्वराज्य, ये नेहरू रिपोर्ट की पहली बात। दूसरी बात, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना की जाए। अब चौथी बात क्या है? देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना। देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए। अब देशी रियासत क्या है? जो छोटे छोटे जमींदार हुआ करते थे उनको केंद्र के अधीन कर दिया जाए, ये नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में 542 रियासतें थी। तो इन छोटी छोटी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना। अगली जो महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मूल अधिकार, मूल अधिकार। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीयों को मूल अधिकार मिलना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट की कोई बात आपको याद आए ना आए, लेकिन ध्यान रखिएगा, पहली बार मूल अधिकार, नेहरू रिपोर्ट की मूल अधिकार को जरूर याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की बात की गई थी। अगली चीज जान लीजिए, छठवीं बात जो है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत, सबसे पहले 1909 और 1919, इन दो अधिनियमों में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। सबसे पहले 1909 ईस्वी में मुसलमानों को अलग से निर्वाचन पद्धति बनाया गया, वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और 1919 के अधिनियम में इसका विस्तार कर दिया गया। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए इसका विस्तार किया गया। कहने का मतलब 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन प्रणाली, मतलब मुसलमानों का चुनाव केवल मुसलमान करेंगे। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति किया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट की ये 6 महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के समझ में आई होंगी। और नेहरू रिपोर्ट के 10 सदस्य, एक अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। ये सारी चीजें जब हो गई तो एक छोटी सी घटना ये घटी जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे हम बताते हैं आपको। अब नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातें तो आप जान गए। अब अगली बात ध्यान दीजिएगा, इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में
इसी रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने 29 मार्च 1929 ईस्वी को 29 मार्च 1929 ईस्वी को अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट लागू होती है तो हमारी भी 14 मांगें मानी जानी चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के कद्दावर नेता थे, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 29 मार्च 1929 ईस्वी को अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दिया और कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट लागू होती है तो हमारी भी ये 14 बातें मानी जानी चाहिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई। नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया, जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट क्या हो गई? असफल हो गई। जब नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण पेपर के साथ तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। इसी की असफलता के बाद, यानी नेहरू रिपोर्ट की असफलता के बाद, संविधान निर्माण पेपर के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के सभी राजनीतिक दलों को ब्रिटेन में आमंत्रित किया कि आप लोग आइए और भारत के संविधान पर चर्चा होगी। इसी को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन बुलाने का कारण गोलमेज सम्मेलन बुलाने का कारण, तो कारण अभी हमने आपको बताया, नेहरू रिपोर्ट की असफलता। नेहरू रिपोर्ट की असफलता। इसी नेहरू रिपोर्ट के असफल होने के कारण
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण पेपर के साथ भारत के सभी राजनीतिक दलों को ब्रिटेन में आमंत्रित किया, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखा जाए कुल कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसे गोलमेज क्यों कहा गया? ध्यान दीजिएगा, एक गोलमेज थी और इसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी, जिसके कारण इसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना गया। अब गोलमेज सम्मेलन लंदन में तो हुआ, गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? लंदन में। लंदन में कहां हुआ? तो जरा इसको गौर करिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बर्मिंघम पैलेस, बर्मिंघम पैलेस, या इसी को सेंट जॉर्ज पैलेस कहा जाता है। सेंट जॉर्ज पैलेस, या इसी को किंग जॉर्ज पैलेस भी कहा जाता है। किंग जॉर्ज पैलेस। तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में बर्मिंघम पैलेस, या इसी को सेंट जॉर्ज पैलेस, या इसी को किंग जॉर्ज पैलेस के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गोलमेज सम्मेलन हुआ था और कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को, 1930 ईस्वी। दूसरा 1931 ईस्वी। तीसरा 1932 ईस्वी। अगर डेट की बात किया जाए तो 7 नवंबर 1930, 17 यानी कि 12 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 12 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932। तो 7 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 12 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो भारत के सबसे ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, सर्वाधिक जनता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती थी। अब कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सोचा कि संविधान पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी
यूं समझ लीजिए भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई, तो कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आए, इसके लिए भारत के वायसराय, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस को मनाने की बात आती है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी, सबसे जरूरी सवाल तो अपने आप में यही है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ, इसे जानिए। कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली। जब पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो भारत के वायसराय रहे लॉर्ड इरविन, इन्होंने सोचा कि कांग्रेस को किसी तरीके से मनाया जाए ताकि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंच सके। तो कांग्रेस को मनाने के लिए लॉर्ड इरविन ने सबसे अच्छा तरीका सोचा कि गांधी जी को मना लिया जाए। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। तो लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इसी में लॉर्ड इरविन ने कहा कि उन दोषियों को रिहा कर दिया जाएगा जिन पर गंभीर मुकदमे दायर नहीं है। गांधी इरविन समझौता तो हुआ, लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने, ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 ईस्वी 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ध्यान दीजिएगा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ और इस गांधी इरविन समझौते के बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को भारत के 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जिससे पूरा देश गांधी जी से नाराज हो गया। फांसी दे दी गई। इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जिसके कारण पूरा देश गांधी जी से नाराज हो गया। इसी समय 1931 ईस्वी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 1931 ईस्वी में। अब बात को जरा फिर से समझने की कोशिश करिए। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। जब कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई, तो कांग्रेस दूसरे में जाए, इसके लिए भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी ने समझौता तो कर लिया,
लेकिन 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भारत के 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। तो समझौते का क्या मतलब रह गया? यही कारण है कि पूरे देश की जनता गांधी जी से नाराज हो गई। जब गांधी जी से नाराज हो गई तो आगे देखिएगा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था 1931 में, और गांधी जी इसी अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी भाग लेने जा रहे थे तो गांधी जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया इसी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। क्यों ऐसा इनके साथ हुआ? क्योंकि गांधी इरविन समझौता तो हुआ था, तो इसके बाद इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी क्यों दे दी गई? गांधी जी इन्हें रिहा क्यों नहीं करवाए? यही कारण है कि देश की जनता गांधी जी से नाराज थी। और गांधी जी जब कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे, उसी समय इनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और इन्हें काला झंडा दिखाया गया। गांधी जी किसी तरीके से जब कांग्रेस के मंच पर चढ़े कराची अधिवेशन में, तो गांधी जी ने एक वाक्य कहा था, जरा गौर कीजिएगा, कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। गांधी जी ने कराची अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है। इसी अधिवेशन में ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, मर सकता है, परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, जब गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए थे, और जब गांधी जी मंच पर चढ़े तो उन्होंने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। तो आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो संविधान निर्माण पेपर के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई। अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, और कहां हुए? लंदन के बर्मिंघम पैलेस, या इसी को सेंट जॉर्ज पैलेस, या इसी को किंग जॉर्ज पैलेस कहते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। अभी आपने पढ़ा कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी, यानी भारत के सबसे ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। यही कारण है कि इरविन ने गांधी जी से समझौता किया 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी गांधी इरविन समझौते के बाद अभी आप पढ़ रहे हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई, जिससे देश की जनता गांधी जी से नाराज थी। और गांधी जी जब कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में भाग लेने जा रहे थे तो उसी समय गांधी जी की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, उन्हें काला झंडा दिखाया गया। मंच पर चढ़ करके गांधी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। इसी के बाद कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गई।
आइए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आगे हम बताते हैं आपको।